नमस्कार सभी रंग दर्शकों को, मेरे साथियों को और जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, सबको मेरा नमस्कार। मैं अवतार सानी, थिएटर डायरेक्टर, एक्टर, डिज़ाइनर हूँ। और सबसे पहले मैं श्री बलवंत ठाकुर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाकर एक मेरी हौसला अफजाई, मेरी इज़्ज़त की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए थोड़ा सा आज चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे बोला गया था कि आधुनिक रंगमंच और जो हम कर रहे हैं इस समय, इसको लेकर मेरा दृष्टिकोण, मेरा विज़न क्या है। सब मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूँ, थिएटर को प्रैक्टिस करता हूँ। विज़न तो बड़े बड़े लोगों के होते हैं, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ अपना कंट्रीब्यूशन इस थिएटर को दे पाएँ, क्योंकि थिएटर ने हमें बहुत कुछ दिया है, बिन मांगे इतना कुछ दिया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो हम बस एक छोटी सी कोशिश रहती है कि हम भी रंगमंच को अपना कुछ छोटा सा योगदान दे पाएँ। और विज़न तो बड़े दूर की बात है, पर हाँ, क्योंकि रंगमंच का अपना दृष्टिकोण होता है और उसी से हम अट्रैक्ट होते हैं, और उसकी वजह से ही हम इस फील्ड में सर्टन चैलेंजेस जो हमारी फैमिली से हमको मिलते हैं, हमारे समाज से मिलते हैं, हमारे दोस्तों से मिलते हैं। अरे यार, कोई और काम नहीं आता तुम्हें क्या, यही करोगे? तो ये चैलेंजेस को लेकर हम आए तो डेफिनेटली ये इस रंगमंच का ही अपना एक दृष्टिकोण है जो हमें इस ओर अग्रसित करता है, इस ओर हमें खींचता है। एंड और मैं अब और क्या बताऊं, क्योंकि ये एक ऐसी विधा है जो हम लोगों के तन मन से जुड़ी हुई है, हमारे बिल्कुल अंदर से हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे प्राण है, ये नहीं तो हम नहीं। और इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि रंगमंच के मेरे साथियों, ये विधा बहुत पवित्र है। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, और उसको उतनी ही पवित्रता से लिया जाना चाहिए। देखिए, जब मैं रंगमंच से जुड़ा था, मैं जब बहुत छोटा था, शिमला में पढ़ता था, तब तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तब तो हम बेसिकली स्टैंड अप कॉमेडी जैसा कुछ, जिसको वन एक्ट कहते थे, कि आप कुछ आके मोनो एक्ट करिए, और उससे एक्टिंग में या इस तरह की परफॉर्मिंग आर्ट में जुड़ना हमारा संभव हुआ। और धीरे धीरे, क्योंकि मैं शिमला में पढ़ता था, तो रामलीला में हमारे सीनियर से अनुपम खेर जी, जहाँ मैं रहता था उसी जगह पे एक रामलीला कमेटी थी जिसको वो चलाते थे, और हमसे काफ़ी बड़े थे। और उनके जो बीच में कॉमेडीज़ कहते थे वो लोग, जो सीन चेंजेस के अंदर आते थे, उसके अंदर हमने शुरू किया काम। तो तब तक ऐसा कोई विचारधारा, ऐसी कोई चीज़ का बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं था। केवल इतना पता था कि लोगों को हंसाना, लोगों को एंटरटेनमेंट करना, लोगों को और खुद को मंच पे ले जाके लोगों के सामने पेश करने में जो हिम्मत मिलती थी, जो लोगों से वाहवाही मिलती थी, तो उससे हम लोग इस तरफ आए। बाद में जब मेरे फादर की शिमला से रिटायरमेंट होगी आर्मी में से, तो हम लोग अपने जो हमारा पैतृक घर है अम्बाला कैंट में, वहाँ आके जुड़े। हाँ, वहाँ जब हमने थिएटर शुरू किया, जिन लोगों के साथ, कुछ लोग पंजाबी यूनिवर्सिटी से थे, कुछ लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट से पढ़े हुए थे, उनके संपर्क में आने के बाद समझ में आया कि हमें करना क्या है। और डेफिनेटली जो उनका झुकाव था वो लेफ़्ट की तरफ था, तो हम लोग भी लेफ्टिस्ट हो गए, चाहते ना चाहते, जानते ना जानते। और बस जिसे कहते हैं ना कि घोड़े को ऐनक लगा दी जाती है और आप उसमें जुट गए, और ये करना शुरू कर दिया कि नुक्कड़ नाटक करने, बस्तियों में जाके नाटक करने, जो वर्कर्स होते हैं उनके बीच में जाके नाटक करने। और स्टेज नाटक तब तक नहीं हुआ हम लोगों का। स्टेज नाटक तो बहुत बाद में आके, जब कॉलेज के अंदर भी हम लोगों ने यूथ फेस्टिवल में जाना शुरू किया, तब जाके कहीं स्टेज नाटक
की चीज़ें हमारे साथ शुरू हुई, और तब जाके समझ में आया कि इस दृष्टिकोण के अलावा भी बहुत सारे और दृष्टिकोण भी हैं, और जो हमें अपनाने चाहिए और जो हमें देखने चाहिए। तो एक हमारे एनएसडी के सीनियर थे, वो हमारी वर्कशॉप लेने आए थे एनएसडी की, यहाँ पे अम्बाला में कॉलेज के अंदर। तो उन्होंने भैया बोला कि भाई एनएसडी नाम की भी कोई चीज़ है, चाहिए आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो। तो इस तरह से मेरा एनएसडी में पदार्पण हुआ, मैं आया और 1 गो में मेरे सिलेक्शन हुआ। तो धीरे धीरे अपना जो समझ की जो तैयारी है वो एक्चुअली मेरी यहाँ से आके शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले क्या होता है रंगमंच केवल एक एंटरटेनमेंट या मजदूरों में जाके काम करना, वो हमारी समझ में आ रही थी बातें, लेकिन एग्जैक्टली रंगमंच क्या है और क्या होना चाहिए ये तब जाके मेरी समझ में आया। तो हम लोग उसके साथ हम जुड़ गए और धीरे धीरे समझ में आया। और यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम किए जाते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स आते हैं, फॉरेन के भी आते हैं, वो अपनी तरह का काम कराते हैं, और जो हमारे लोकल डायरेक्टर इंडियन डायरेक्टर्स वो अपनी तरह का काम कराते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा समझ पैदा होनी शुरू हुई, क्योंकि मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं था किसी भी तरह का, केवल जिससे जैसा रास्ता दिखा दिया वैसा रास्ता ले लिया। तो ये तो अब लेटर स्टेज में जाके समझ में आना शुरू हुआ कि हमें करना क्या है। सारी चीज़ें हम करते रहे, जैसे मैं अभी भी कहता हूँ कि आगे चल के मैं बताऊँगा भी कि मेरा किसी से भी कोई दुराव नहीं है, मगर हमारी रंगमंच के प्रति जिसने हमें इतना कुछ दिया है, हमारे समाज के प्रति, हमारे फैमिली के प्रति, और सबसे पहले हमारे राष्ट्र के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और वो जिम्मेदारियां केवल वोट दे के पूरी नहीं होती हैं, आपको मनसा वाचा कर्मणा, और वही जो चीज़ें होती हैं वो अब आके हमने इस लेटर स्टेज में हमें समझ में आया, हमने सीखी और अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग चिरंतन विद्यार्थी हैं। ये फील्ड तो ऐसा है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है, और ना ये फील्ड कहीं जाने वाला है, ये रहेगा, ये जिंदा रहेगा, जिंदा है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब जो हम रंगमंच कर रहे हैं या जो आने वाली पीढ़ी रंगमंच करेगी, ये जिम्मेदारी उनकी है, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम रंगमंच को उसके सही स्वरूप में रखें, उसको विभत्स ना होने दें, उसको बेढंगा ना होने दें। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो पीछे से रूढ़िवादी चलती आ रही है उसको हम कैरी करें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट हमें इसको विभत्स नहीं होने देना है। हमें इसके लिए बड़ा सारा काम करना पड़ेगा। और इतने सालों के बाद विभिन्न लोगों से मिलते हुए, जगह जगह जाके काम करते हुए, अलग अलग लोगों की शैलियाँ देखते हुए समझ में आया कि नहीं नहीं, हमारे अपने सक्सेस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी होंगी, जो अब तक हमने नहीं की हैं। सबसे मैं पहले कहना चाहूँगा कि जो अब जाके मुझे महसूस हुआ, आई हैव ब्रोकन ऑल द शेकल्स ऑफ एवरीबॉडी। मैं स्वच्छंद होकर काम करना चाहता हूँ और साफ साफ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि दृष्टिकोण यही है कि हमारी जो अपनी लोक कला की परंपराएं, हम उसको क्यों भूलते जा रहे हैं। अरे ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि आप दूसरों के माता पिता की इज्जत करिए, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए, हो सके तो उनकी सेवा भी करिए। लेकिन इस दृष्टि में हम अपने माँ बाप को अगर ठुकरा दें कि नहीं नहीं इनको तो हम बाद में देख लेंगे, तो वो ठीक नहीं है। प्रथम मेरे माँ बाप, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने इतना बड़ा किया, जिन्होंने इस लायक बनाया कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ। और वो क्या है? वो मेरा अपना देश, मेरा अपना समाज, मेरे अपने लोग, मेरी अपनी पारंपरिक लोक कलाएं, जिसकी वजह से मैं एनरिच हूँ। जो छोटी छोटी बातें मैं अपनी फैमिली में लोकोक्तियों के तरह, या कोई माँ एग्जाम्पल दे देती थी, कोई टिप्पणी कर देती थी, कोई गली मोहल्ले में जो हम देखते थे,
वो जो सीखा है, उसने जो हमें परिपक्व किया समाज को लेकर, उसको लेकर एक दृष्टिकोण डेफिनेटली एक धीरे धीरे डेवलप हुआ कि हाँ, ये हमारे रंगमंच को चाहिए। मैं पुरजोर वकालत करता हूँ कि हमारी जो अपनी पारंपरिक लोक कलाएं हैं, हम उसको ना छोड़ें। मैं ये नहीं कहता कि हमें दूसरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए और मैं भी करता हूँ। पर अगर मैं मिकदार में कहूँ तो मैं उसका 70-30 का रेशो लेता हूँ। 70% अपना करने की कोशिश करता हूँ, और यदि कोई अच्छी स्क्रिप्ट या कोई अच्छा आइडिया या कोई ऐसी चीज़ मुझे मिलती है दूसरी की, तो वो मैं ज़रूर करता हूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी है। जितना इजी मैं उन सब चीज़ों के साथ हूँ, उतना मैं दूसरी चीज़ों के साथ नहीं हो सकता हूँ। मैं चाह कर भी अंग्रेज़ नहीं हो सकता हूँ। मैं कितना अंग्रेज़ी सीख जाऊँ, कितने कपड़े पहन लूँ, है ना, वो तो फिर कौवे को मोर का पंख लगाने वाली बात है, वो कभी मोर नहीं बनेगा। हमें अपनी जगह को खुद पहचानना होगा। और जबकि हमारा रंगमंच आई थिंक दुनिया में इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट। हमारी जो परंपरा है नाट्य शास्त्र की, हमारी जो लोक कलाएँ हैं, ये बहुत पुरानी हैं। और मज़े की बात यह है कि ये उतनी आज तक इनका जो कंटेंट है उतना ही मॉडर्न है, उतना ही कंटेम्प्रेरी है। क्योंकि जब तक हमें कोई और जोतता रहा, अपनी विचारधारा के अंदर हम चलते रहे, हमें नहीं समझ में आया। जब टिक के बैठ के हमने अपना काम करना शुरू किया और अब जाके अपनी चीज़ें देखनी शुरू की हैं, तो समझ में आया कि अरे हमारे पास तो इसका भंडार भरा पड़ा है। सुमित शर्मा जी नमस्कार, विशाल जी नमस्ते। सॉरी मैं कुछ लोगों को बीच में देख नहीं पाया, मैं सबको एक साथ ही नमस्कार करूँगा। तो ये हुआ कि हमें अपनी जो चीज़ें हैं उसको हम भूल गए। अब क्योंकि ये जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी जब पास आउट हो गया और मुझे जब फेलोशिप मिला ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स और मॉडर्न थिएटर के बीच में इंटरेक्शन करने के संदर्भ में जो रिसर्च वर्क करना था, मुझे श्री रतन थयाम जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और मैं 1 साल के लिए उनके पास चला गया। और उन्हीं के साथ वहाँ जो जंगलों में जो उनका अपना पूरा कोरस था, अब तो खैर आस पास काफ़ी बसावट हो गई है, उस समय तो शहर से काफ़ी दूर और बियाबान में था। मैं उस समय पे गया जब एक छोटी सी हट होती थी, तो उनके साथ जुड़ा। ज्यों ज्यों करना शुरू किया पारंपरिक कलाओं में, मुझे लगा कि इसमें तो जो बात है वो तो शायद कहीं और है ही नहीं है। तो अनिल रंजन भौमिक जी नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, आप आए, वाह क्या बात है, धन्यवाद। तो रतन जी के साथ काम करते हुए मुझे समझ में आया कि नहीं हमारे पास अपनी बहुत कुछ है, अपनी मेथडोलॉजी है। हम क्यों अपने आप को छोटा दोयम समझते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भाई साहब, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ और साफ बोलूँगा कि हम लोग अभी तक कॉलोनियल सिंड्रोम से बाहर नहीं आए हैं। हम कुछ कर ले, हमारा सिंड्रोम ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं एक बात कहता हूँ, आप कितने दिन पिज़्ज़ा खा के ज़िंदा रह लोगे? कितने दिन बर्गर खा के ज़िंदा रह लोगे? अंततः आपको अपने तवे की रोटी या भात, दाल भात उस पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा भोजन है। हमारी ज़िंदगी की परवरिश, हमारी सारी चीज़ें उसी तरह से बढ़ी हुई हैं। और इन लोगों ने जो हमारे कुछ नाट्य निर्देशकों ने जो काम किया है, पारंपरिक कलाओं का मॉडर्न थिएटर के साथ जो समावेश किया है, जैसे कारन जी हुए, जैसे रतन थयाम हुए, जैसे पणिकर जी हुए, जैसे प्रसन्ना जी ने बहुत काम किया बीच में, हबीब साहब जिनका अथाह कंट्रीब्यूशन इन लोगों का, इनसे जो कुछ मिला है वो तो कमाल है। और आप देखिए कि मार्केटिंग भी इन्हीं के काम की हुई। मुझे आप बता दीजिए कोई एक डायरेक्टर हिंदुस्तान का ऐसा बता दीजिए जिसने कोई बाहर का नाटक किया और बहुत चला और बड़ा नाम हुआ हो। हाँ, कुछ लॉबी ने उनके नाम किए, वो अलग बात है, मगर आम जनता के अंदर, आम लोगों के अंदर उनको वही बात सुहाई जो हमारी अपनी है, हमारी जड़ों के साथ, हमारी रूट्स है। अदरवाइज तो हम अमर बेल हो जाएंगे। अमर बेल क्या, खुद तो मतलब पनप जाएंगे, शायद पैसा दौलत भी आ जाएगा, मगर हम जिसके ऊपर रह रहे हैं, जिसके वजह से हम जीवित हैं, हम उसको सुखा देंगे। तो हमें
उस चीज़ों से बचना है। यही दृष्टिकोण मैंने आज तक अपना देखा कि हाँ, अब हम अपना काम करें, अपनी चीज़ों के लेकर हम खुश हों और हमें खुशी होनी चाहिए उस बात की। इतना कुछ है, इतना कुछ अथाह है। अब जैसे नाट्य शास्त्र की बात करें, अब आप लोगों से मैं छोटा हूँ, बड़ी बात है, मगर नाट्य शास्त्र में जो विधा, जो चीज़ें, जो संयम, जिन चीज़ों की बात की गई है, जो 4 तरह के अभिनय का बताया गया है, ले दे के सारी चीज़ें उसी दायरे में है। और बाहर वालों ने जो अडॉप्ट किया और लिया, ठीक है, उनकी अपनी परंपराएं नहीं हैं, उन्होंने अपनी परंपराओं का निर्वाह किया। हमें अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हुए भी एक सामंजस्य पैदा करना है। हमें अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, हमने सेल्फ रिलायंट होना है, हमें उसको आगे लेके जाना है। मैं किसी के लिए कोई दुराव नहीं है, मगर जितना इजी मैं अपनी चीज़ों के साथ, अपनी कहानियों के साथ करता हूँ, शायद उतना मैं दूसरों के साथ नहीं जुड़ पाता। और ये मैंने कमोबेश, क्योंकि नाटक के बाद जब दर्शकों के साथ संवाद होता है तो लोगों ने भी यही बोला। जैसे मैंने देथा जी की, विजय दान देथा जी की कुछ कहानियाँ की हैं, यकीन मानिए कि उलझन से मैंने देथा जी को पढ़ना शुरू किया और कहानियाँ की हैं उनकी, और रंगमंच उसको लेकर देथा जी कहानियों को, क्योंकि उसमें इतना कुछ है कि वो दूसरे में है ही नहीं भाई साहब। भाई कागज के फूलों में कब तक सुगंध आएगी, बार बार छिड़क लो, मगर जो अपने मिट्टी की महक है वो हमारी है, वो हमें समझ में आता है। मेरी माँ भी जब, क्योंकि हम तो कच्चे घरों में पले हैं, उसमें बड़े हुए हैं, जब तक फौज में थे तब तक मिलते रहे, मगर जब अपने घरों में अम्बाला में आए तो कच्चे घर ही थे। कि घर में भैंस भी बंधी है, उसके गोबर से लिपाई भी होती थी, वो सौंधी सौंधी खुशबू मिट्टी की जो माँ चौके पर जो रोटी बनाती थी, वो शायद मुझे बाहर के होटलों के नहीं पसंद आई। आप भी खा के देख लीजिए। सेम ऐसा ही ये हमारे रंगमंच के साथ भी है, और उसके लेकर हमें अपना काम करना, हमें अपना दायित्व निभाना है। और एक चीज़ जो मैं आज और बड़े पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ, जितना नुकसान हमारे रंगमंच को, पहले तो रंगमंच को ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म ने पहुंचाया है, उतना शायद जिंदगी में किसी और ने नहीं। हम क्यों कर पॉलिटिकल पार्टियों के झांसे में आके उनकी विचारधारा वाला रंगमंच करना शुरू करते हैं? अरे कोई भी हो, लेफ्ट हो राइट हो, हेल विद देम, उनको दूर रखिए। और मैंने तो अपना विचार दृष्टिकोण वो ही बनाया कि इनको दूर रखना है। मुझे अपने और अपने लोगों की बात करनी है। क्या हमारी कहानियों में, हमारी लोक शैलियों में, क्या लोगों के लिए काम करने के लिए, लोगों के लिए जो विचार होने के लिए, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का जो कंसेप्ट है, ये क्या किसी कम्युनिज्म से कम है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः जो हम बात करते हैं कि सबको ऐसा हो, सबके साथ अच्छा हो, इससे बड़ा क्या होगा समाजवाद? और ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म में फंसकर हम उनके लोगों के गीत गाते फिर रहे हैं। और यकीन मानिए, क्योंकि मैं ये पिछले करीब 8-10 सालों में मुझे जाके लगा कि, क्योंकि लोगों के बीच में जाता हूँ, मैं तो रहता हूँ, उनके बीच में बात करता हूँ, ये नहीं है कि नाटक किया और अलग हो गए ना भाई। जिनके लिए कर रहा हूँ उनके साथ संवाद होना ज़रूरी है। मुझे तो रिक्शा वाला भी जब नाटक देखा आके बोलता भाई साहब ऐसी बात है, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो उनके लिए भी नाटक करता हूँ कि जितना टुकड़ा और टुकड़े ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म की वजह से थिएटर ने समाज में दिए हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान का हो, सिख ईसाई का हो, चाहे वो दलित स्वर्ण है ना, इन सब का हो, चाहे वो साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन को लेके जो टसल हो, चाहे लैंग्वेज की टसल हो, चाहे जो हमारे एरिया की टसल हो, चाहे ट्राइबल की टसल हो, ये जो एक्स्ट्रा पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, ये इन्होंने हमारा ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है। समाज को सुधारना तो दूर, इतना ज़्यादा, अभी आप रोज़ देखिए, आप टीवी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो लोग कहते नहीं नहीं हम समाज के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं हो रहा, वो उतनी दूरियां और बढ़ा रहा है, वो कहीं नहीं। और उसमें
यदि हमारे रंगमंच के साथी उसमें हिस्सा ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। नाटक करिए। हमारे नाटक में हमारे पास हमारे समाज के लिए कहने को बहुत कुछ है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का चश्मा पहन के ही बात करें। क्यों? हम अपने लोगों को गाली देना शुरू कर देते, क्यों? आप देखिए, क्योंकि मैं थिएटर या मेरा परिवार या मेरा समाज या मेरा देश, जिनके साथ मैं रहता हूँ, जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, जिनका मैं हिस्सा हूँ, जिनका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, वो मेरा है। अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसी चुप भी रही है मेरी उनको, तो मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं उनसे बात करूँगा, एक डायलॉग संपर्क स्थापित करूँगा, डायलॉग करूँगा उनके साथ, जो कि थिएटर संभव कर सकता है। मगर यहाँ तो डायलॉग तो दूर, हम छूटते पॉलिटिकल चश्मा पहन के उस एक्टिविज्म की वजह से लोगों को गाली देना शुरू करते हैं। जब आप एक को गाली देंगे दूसरे को गुस्सा आएगा ही आएगा, ये तो बट नेचुरल है। और उससे होगा क्या? बिखराव, टुकड़े। और कितने टुकड़े करोगे? ये हमें अपने एक्टिविज्म को सही करना पड़ेगा। ये जो अब विचारधारा जो बीच बीच में घुस के, जी मैं फलां हूँ, मैं फलां हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो दलित का करता हूँ, मैं तो स्वर्णों का करता हूँ, जी मैं तो हिंदूवादी हूँ, मैं तो राष्ट्रवादी हूँ, मैं तो ये वादी हूँ, कुछ नहीं चाहिए। सब फेक है, सब मिथ्या है। नाटक नाटक की तरह करो, थिएटर थिएटर की तरह करो। रामलीला भी उतना ही सशक्त है, ठीक है ना? और जो आप नाटक करते हैं, अपनी लोक कला है, वो भी इतना सशक्त है। प्यार मोहब्बत की बात करो। जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो हमारे पास आज है, जो हमारी कहानियों में है, जो हमारी लोक कथाओं में है, वो क्या कम सामाजिक है? तो हो ये रहा है कि हम लोग, क्योंकि खास वर्ग है जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहलाता है, क्योंकि वो एक खास तरह की बोली बोलता है और एक खास तरह का थिएटर करता है और एक खास तरह के लोगों में बैठता है, वही शैंपेन के गिलास लेके अपने पीने और बड़ी बड़ी समाज को लेके बातें करनी, और समाज के साथ कभी जुड़े नहीं, अमर बेलों की तरह है। इन लोगों से दूर रहना है हमें। हम करें, हमारा नाटक है, हमारा नाटक बड़ा सशक्त है। हमें इतना नुकसान हुआ इन सब चीज़ों के बारे में। मैं अब जब लोगों के बीच में जाता हूँ, मैं जब देखता हूँ, कह रहे कल तक तो ये साथ थे, आज क्या हुआ? पता लगा कि वो तो खास तरह का थिएटर करता है, उनका तो वो एक पार्टी के साथ जुड़ा, वो एक पार्टी के। अरे पार्टियों का क्या लेना हमसे? वी आर जस्ट गिनी पिग्स। वो हमें यूज़ कर रहे हैं, हम बैल हैं उनके, हमें अपने उसमें जोत में लगा के जोत रहे हैं हमें, और अपनी खेती अपनी पैदावार कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, ना ही समाज को कुछ दे रहे हैं, ना ही नाटक को, ना ही रंगमंच को कुछ दे रहे हैं। तो रंगमंच का हमारा जो अपना है, वो हमें बात करनी है, और हमें अपना इन सारी पॉलिटिकल एक्टिविज्म से दूर रह के प्योरली आप थिएटर करिए, प्योरली आप फोक गाइए, सबको अच्छा लगेगा। मैं आज कुड़ियाटम भी देखता हूँ प्योरली फॉर्म में, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं घंटों बैठ सकता हूँ। मैं अगर यात्रा देखने जाता हूँ तो वहाँ इतना, मतलब रात रात भर बैठ के मैंने बंगाल में और उड़ीसा में भी जो यात्रा का मैंने देखा है, इवन असम में जब मैं गया, क्या बढ़िया सब्जेक्ट लाते हैं, क्या जोड़ते हैं वो आपको। वो आपकी सिनेमा की भी कमी पूरी कर देते हैं, बात भी करते हैं, आपकी जो जिम्मेदारियाँ उसको लेके भी बात करते हैं, वो भी तो थिएटर है। मैं अपना तमाशा और नकल देखता तो मुझे उसमें मज़ा नहीं आता। क्या हमारे पंजाब में जो नकल होती थी, क्या वो मजाक नहीं उड़ाते थे? वो राजा के मजाक उड़ाते थे, वो बड़े बड़े जमींदार जिसके लिए कुछ करने हैं उसका भी मजाक उड़ा देते थे, मगर इतने सहज तरीके से वो करते थे। वो हमारा अपना है ना, कि हर आदमी हंसा हंसा लोटपोट हो जाता, तो बात भी समझ में आ जाती थी, बात अपनी कह भी देता था, और हमारी शैली भी जिंदा थी। अब बेचारे इक्के दुक्के बचे हैं। क्यों? हम लोग कोट पैंट पहन के गुरेज नहीं है, मैं भी पहनता हूँ, मगर मेरा कहने कोट पैंट का मतलब, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हम लोग उन सब चीज़ों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। हम अपनी चीज़ों को छोड़े ना, वो हमारी जड़ें हैं, हमें उसके साथ रहना है। हमारा दृष्टिकोण तो यही है कि भाई अपनी चीज़ों के साथ जब हम काम करेंगे तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ आप मिलेगा। हम फिर से एक बार मुड़े और अपनी चीज़ों को देखें।
शुभजीत आपने आई नो बट हाउ कैन वी, ये आपका क्वेश्चन मैं पूरा देखूंगा। मैं अभी आप रखिएगा, मैं आपको सारी बातों का जवाब दूंगा जो मुझे आता है, जो मेरी समझ में आता है। भूमिकेश्वर जी नमस्कार और गुड इवनिंग सबको फिर से। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैं जैसे अब कई चीज़ों में अब दोबारा से मैंने अपने आप को विद्यार्थी बना लिया। मैं दोबारा से सब चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना पहला था उसको ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि बहुत कुछ था जो मुझसे छूट गया था। मुझे अब जाके रियलाइज़ हुआ कि नई नई चीज़ों को अभी बहुत कुछ करना चाहता है, और ये चीज़ें मांग रही हैं बहुत कुछ आपसे। आपसे वो अपना जो उन्होंने आपको कर्ज दिया है इतना बड़ा बनाने में, उसके लिए वो आपसे कुछ चीज़ें वापसी में मांग रही हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको दें, और हम वो करेंगे। देखिए थिएटर तो होगा, मैंने जैसे शुरू में भी कहा, वो विभत्स रूप नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए ना कि कथक वाले कथक कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, मगर जो उनका अपना गुरु शिष्य परंपरा है, जो एक उनका मान्यता है, जो उनका एक दूसरे को लेकर एक इज्जत है, उसमें कमी नहीं आई है। जितने भी क्लासिकल फॉर्म करने वाले हैं सारी चीज़ चल रही हैं। आज भी अगर मैं बेगम अख्तर सुनता हूँ तो मुझे ये बाकी जो बकवास गाने आज जो गाते हैं मुझे कतई अच्छे नहीं लगते। मेरे क्या, आपको भी, आप आज सुन लीजिए, आज जाने की जिद ना करो तो आप कहेंगे छोड़ दो बाकी हो, ये बहुत बढ़िया है। तो इसी तरह ही कह रहा हूँ कि ये जब इन लोगों ने अपनी चीज़ों को निभाया है, तो एक रंगमंच ही ऐसा क्यों कि एक्सपेरिमेंट के नाम पे हम अपनी चीज़ों को बेढब कर दें, बेढंगा कर दें। मुझे याद है मैंने जब मेरा नाटक तो उसके बाद में आया, मतलब मैं रतन जी का जब वो चक्रव्यूह का मैंने जब लाइटिंग किया था पहली बार, ये मेरा एक आप कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल असाइनमेंट था उसको करना। तो बलवान जी का मैंने एक प्ले देखा जिसमें वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि बहुत सारे वो जो चलने वाली वॉकिंग स्टिक्स को लेकर उन्होंने किया, तो वो एक्सपेरिमेंट में जचा। वो अपनी बात भी कर रहे हैं, बाहर का कंसेप्ट भी लिया है, मगर क्या ब्लेंडिंग है उसकी। दैट इज द थिंग विच इज सपोज टू बी डन ऑन द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। जबरदस्ती उसको नहीं हमें कुछ करना है, वो करिए। कमाल का प्रोडक्शन था वो, और आज तक भी मेरे जहन से वो उतरा नहीं है एज इट इज। इतने सालों बाद, मतलब तब हम यंग थे, अब ऑलमोस्ट हम तीसरी चौथी स्टेज में आ गए हैं जिंदगी की, बट वो आज तक नहीं भूला। वो उतना ही सशक्त है, उतना ही बढ़िया है, उतना ही मस्त है। वो मुझे आज तक नहीं वैसा देखने को मिला। या जो कारण जी की प्रोडक्शन देखता था वहाँ भी और हो जाता था, मस्त हो जाता था। मैं क्या, जिसने जिसने भी देखा, और विदेशों में भी आप देखिए कि हमारी अपनी चीज़ों की ही वैल्यू है। आप उनका पिज़्ज़ा उनको खिला दिया, 2 लपेड़े मारेंगे आपको, भाई क्या कर रहे हो। ये हमारा अपना जो है, हम लेके जब जाते हैं तब हमारी इज्जत भी होती है। उनके मन में भी आपके लिए इज्जत जागेगी कि देखो जिस आदमी ने अपनी मिट्टी से प्रेम किया है, अपनी चीज़ों से प्रेम किया है, ये चीज़ है जो उनके लिए अद्भुत। मुझे याद है कि मैं जब वहाँ था, मैंने चरणदास चोर का शो वहाँ देखा था, रिवरसाइड स्टूडियो में लंदन में। क्या मतलब जैम पैक्ड, और मतलब उनको इमीडिएटली सेकंड शो भी ऑर्गेनाइज करना पड़े, अगले दिन भी बुकिंग करनी पड़ गई, मतलब उनको लगातार शो करने पड़ गए क्योंकि लोगों की डिमांड इतनी थी। वो एक अद्भुत सौंधी सौंधी स्मेल, जो अपनी मिट्टी की जो सुगंध है वो और कहीं नहीं आई, उनमें थी। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि मेरे दृष्टिकोण से हमारा जो पारंपरिक रंगमंच है, ठीक एक्सपेरिमेंट करिए, नई चीज़ें लाई हैं, हमारे नया चीज़ों का समावेश हुआ है। उनमें भी जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि डिज़ाइनिंग के नए आयाम आए हैं, कॉस्ट्यूम को लेकर नए आयाम आए हैं, लाइटिंग को लेकर नई चीज़ें आई हैं, ये सारा समावेश होगा। मगर कथ्य जो हमारा नाटक करने का, जो हमारे लोग पारंपरिक कलाओं का जो कहते हैं ना, उत्सव धर्मी, लोक धर्मी, ये जो कंसेप्ट है, इसको जो लोग पसंद करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पिछली कि नहीं देखना, वो विदेशिया दिखाओ,
और एक बार नहीं, जहां हो चुका बार बार कहते हैं विदेशी दिखाओ। क्यों? वो अपना है, इतना कुछ देता। हालांकि संजय ने विदेशिया में भी इतना एक्सपेरिमेंट किया, इतना कुछ नई चीजें की हैं। ऐसे और भी कई हमारे लोग हैं जो कि अपनी चीज को, जैसे मैं अभी मध्य प्रदेश के टूर में था तो मध्य प्रदेश में काफी कुछ देखा। वहां हमारे दोस्त हैं वसंत काशीकर, क्या बढ़िया काम करते हैं, क्या मस्त काम करते हैं। वो है चीजें। हमारे कुछ साथी छिंदवाड़ा में बैठे हैं, उनका कुछ काम देखा मैंने, बड़ा मस्त काम करते हैं। ऐसे बंगाल में मेरे कुछ साथी हैं, मणिपुर में कुछ साथी हैं, असम में कुछ साथी हैं जो अपनी चीज़ों को लेकर काम करते हैं और अपने वहाँ के जो लोकल जो चीज़ें हैं उन इश्यूज़ को लेकर बात करते हैं, और बगैर पॉलिटिकल चश्मे के, बगैर एक्टिविज्म के। ये पहली शर्त है। उनका बात ही कुछ और है, लोग पसंद करते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार डिमांड आती है। तो केवल मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से रंगमंच का, क्योंकि मैं तो पर्दे के पीछे का आदमी हूँ, पीछे रह के काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे आदत नहीं है बोलने की। बट हाँ, जो बात मुझे कहनी मैं स्पष्ट तौर से कहूँगा और साफ साफ कहता हूँ कि हमें इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाना है, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। लोग पारंपरिक शैली और नोट, मैं कह रहा गाँव में एक से एक टैलेंट भरा पड़ा है। हमारा शहर के एक्टर जाए, सीखे उनसे बहुत कुछ, लेके आए उन चीज़ों को, काम करें, मिलजुल के काम करें, उनको भी लाएं, हम भी करें, मिल के काम करें उनके बीच में, तभी हम लेके जाएंगे ना। मैं कोई अंग्रेजी कंसेप्ट का नाटक उनके बीच में लेके जाके चलो हटो यार, और हुआ ऐसा, भगा दिए गए हम 2 बार। तब समझ में आया कि यार हम गलत जगह गलत चीज़ लेके आ गए, हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये कहीं कनेक्ट नहीं हो रहे हमसे। हमारी अपनी चीज़ें जितने कनेक्ट करती हैं, मेरी अपनी भाषा जितनी कनेक्ट करती है, और नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ें जो है, और अभी फिर मैं बार बार कहूँगा कि जो लोग, जो मेरे रंगमंच के साथी, मैं कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, बट ये सच्चाई है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने देखा, मैंने अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया, गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, ज़बरदस्त हुई हैं, और मैं उसके लिए अपने रंगमंच के साथियों से माफ़ी भी मांगता हूँ। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविज़म हमारे नाट्य शैली में घुस गया, कई साल पहले शुरू हुआ था, खैर आज़ादी से पहले, तब कुछ डिमांड और रही होगी, मगर धीरे धीरे, क्योंकि देखिए होता क्या कि लोगों की सोच में जब गंदगी आनी शुरू होती है, उनका एक्टिविज़म जो होता है वो उस तरह से उतना दूषित हो जाता है। और अभी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कोई दूध का धुला नहीं है, निहायत गंदा, निहायत फेक, निहायत बदबूदार है ना, और विध्वंसकारी और टुकड़े करने वाले ये हो चुके हैं। आपको फिलॉसफी जरूर लगेगी कि नहीं नहीं, हम थोड़ा सा वाइट कॉलर हैं, कॉलर खड़े करके, अरे हमारा तो, हम इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, अरे हमने तो कार्ल मार्क्स पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा है। भाई अपना भी कुछ पढ़ लो, उसमें बहुत कुछ है। हमारे अपने में भी जब इतनी सारी चीज़ें, मैं किसी एक को नहीं, मैं आई रिस्पेक्ट, और सच पूछिए कि मुझे किसी इज़म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज़म बड़े कमाल के हैं और मैं अपनी प्रोडक्शन में उसका समावेश करता हूँ, बट नॉट द पॉलिटिकल एक्टिविज्म, हाउ दे सी द इज़म्स, दैट इज़ द डेंजरस पार्ट। और ये कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने लोगों के बीच में और फेसबुक पे मैं अक्सर लोगों के अकाउंट पढ़ता रहता हूँ, और हमारे रंगमंच के साथी एक दूसरे के लिए जो जहर उगल रहे होते हैं, उसका मूल कारण यही है कि ये जो एक्टिविज़म हमारी विधा के अंदर घुस चुका है, और चंद पैसों के लालच में हम अपना ईमान बेच कर कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, वो ठीक नहीं है, वो इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमें अपने इडियम ढूंढने होंगे, अपने इज़म ढूंढने होंगे जो कि है हमारे पास, जो कि हमारे हाथ से कहीं स्लिप हो गए। जैसे पानी में आदमी चला जाए तो हाथ से सिक्का गिर जाए तो ढूंढने में टाइम लगता है, दिख यहाँ होता होता उधर है। तो वो मेहनत हमें करनी पड़ेगी अपने रंगमंच में दोबारा, और तभी कुछ बन पाएगा। मेरा यही दृष्टिकोण है, और मैं अब केवल रंगमंच को उसी ही दृष्टिकोण से लेकर चल रहा हूँ। सबका स्वागत है, मैं सारी विचारधाराएं पढ़ता हूँ, सारी विचारधाराओं की इज्जत करता हूँ, मगर मेरे लिए उनमें से क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं वो लेता हूँ। किसी पॉलिटिकल आदमी को नहीं घुसने देता, नहीं चाहिए मुझे, आपका फंडिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं देना मत दीजिए। मेरे पब्लिक है, मेरे दोस्त है, मेरी जनता है जिनके बीच में मैं जाके काम करता हूँ, वो मुझे बहुत कुछ देंगे।
और उन्हीं के साथ मुझे काम करना है। और मैं फिर से बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि हम अपनी लोक कलाओं की इज़्ज़त करेंगे तो लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे। हम उनको छोड़े मत, वो हमारी धरोहर है, वो हमारी रूट्स है। मैं ओवर इमोशनल नहीं हो रहा, मगर सच्चाई यही है कि मैंने तो देखा ही नहीं था। मैंने तो जब उसका स्वाद चखा, अरे बाप रे, ये तो कमाल है, क्या कुछ नहीं है उसमें। तो सबसे निवेदन है, भरपूर निवेदन है कि आप वो करिए। हाँ, मैं और ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मेरे इतनी ही समझ है और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी वजह से कोई आहत हुआ हो तो भाई हो, मुझे माफ़ कर देना। मगर आपके प्रश्न मैं लेने को तैयार हूँ, जैसा आप आदेश करोगे मैं वैसा ही चलूँगा। और शुभजीत जी, आपका हाउ कैन वी गो हैव इंटरेस्ट अमंग्स who have never seen any folk art even। अच्छा, ये आगे नहीं बढ़ रहा इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सोचिए जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यदि आपका ग्रुप है और यदि आप उनके साथ चलते हैं तो जैसे कि हमारे क्योंकि मैं एनएसजी से पढ़ा हूँ तो इसलिए डेफिनेटली मैं उसी की बात करूँगा। जैसे उसमें ये एक रहता है कि हमें डिफरेंट जगह के टूर कराए जाते हैं और वहाँ की लोक कलाओं के पारंपरिक शैलियों के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है। हम लोगों के साथ मिलते हैं, हम जाते हैं। इसी वजह से तो हमें समझ में आना शुरू हुआ कि यहाँ तो भरपूर भंडारा है। आप भी ऐसी कोशिश करिए कि हो सके तो अपने जो ग्रुप है, अपने जो लोग हैं, 2 हों 4 हों, उनको लेके जाइए, उनके साथ इंट्रोड्यूस करिए, 2-4 दिन उनके साथ रहिए गांव में या जहाँ भी उनका डेरा हो। अरे भाई, मैं तो आपसे सच बोलता हूँ, मेरे यहाँ पास में ही ये जो राजस्थानी लोहा कूटने वाले होते हैं वो अपनी बैलगाड़ियाँ लेके चलते हैं, उन्होंने डेरा बना रखा है। वो अपना गर्म करते हैं लोहा और आपके अभय जी नमस्कार, वो करते हैं। मगर ये बार बार बीच में कनेक्शन कट जाता है, सॉरी फॉर दैट। तो वो जब मैंने देखा कि इनके पास भी बहुत कुछ है ये घुमंतू हैं सारे, 6 महीने यहाँ रहेंगे, फिर ये आगे चल देंगे, फिर आगे चल देंगे, फिर आगे चल देंगे। मगर इनके पास क्या सॉन्ग्स है, मैंने कुछ रिकॉर्ड भी किए उनसे। और उनकी मैंने आपस में उनकी औरतें बहुत सजग रहती हैं और क्या वो बीच में अपना उनका हंसी मजाक और बातचीत जो चलती है, बात पूछी जो चलती है, वो कमाल है। राजस्थान में मैं गया हूँ जब मैं अपना ये उलझन के बाद में अपने आगे नागिन तेरा वंश की जब मैं तैयारी कर रहा था तो बात पोछी के लिए देता जी के वहाँ गया और सारी कलाओं में घूमा। मैंने देखा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझा मैंने, बहुत कुछ जाना जो आज तक अनभिज्ञ था मैं। तो आप भी ऐसी चीज़ों को लेकर चलिए और आगे चलिए, फिर देखिए क्या होता है। और अगर आपके यहाँ आसपास आ रहा तो अपने लोगों को ज़रूर दिखाइए और हो सके तो उनके साथ वर्कशॉप करवाइए। सीखें, हम सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, इंटरेस्ट पैदा होगा। और जब आप उसमें प्रोडक्ट, पहले तो आप अपने में इंटरेस्ट पैदा करिए और जब आप उनके साथ खुद मिलकर कुछ करेंगे तो ही इंटरेस्ट पैदा। क्योंकि जैसे कि एक चाइनीज सेइंग है कि जो मैं देखता हूँ मैं भूल जाता हूँ, जो मैं सुनता हूँ मुझे याद रहता है, लेकिन जो मैं करता हूँ वो मुझे समझ में आता है। तो कारक करना जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़। वो करिए, फिर देखिए मज़ा। अदाश नंदन गुप्ता जी, जय हो महाराज, आपकी भी जय हो। हाँ जी, किसी और के कोई क्वेश्चन हो? आयशा जी, certainly we will not be successful unless we create our own medium। आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला सर, और बिल्कुल। और आओ हम मिलके करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अभी किसी प्रांत, किसी धर्म, किसी जाति, किसी रंग, किसी भेद के साथ नहीं है, हम एक हैं। आप करिए और जहाँ रंगमंच है वहाँ मैं हूँ। मुझे आप बुलाएंगे, मैं सहर्ष आऊँगा, मैं काम करूँगा बिना शर्त के। हमें क्रिएट करना होगा। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा अब एक मुहिम है जो मैं चाहता हूँ कि चले और हम लोग मिल के काम करें।
How far it will be right to contemporize folk art keeping its basic form intact? Sir, मैं कोई बहुत बड़ा मास्टर तो नहीं, मगर हाँ इतना जानता हूँ कि देखिए सर, जब आप, क्योंकि मुझे लगता है कि कुकिंग एंड मेकिंग ड्रामा बोथ आर इक्वल। यदि आप अच्छे नाटककार हैं, डायरेक्टर हैं, तो आप कुक भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कितना सामान किस में कितना डलना चाहिए, कितनी चीज़ें। तो ये मिकदार आपको तय करनी है, उतना ही कंटेम्पराइज कीजिए जितना हमारे बेसिक को नुकसान ना हो, ज़्यादा नहीं। कई बार आटे में नमक बराबर भी होता है, ये तो स्वाद आपको देखना है। ये ना कि हम नमक ही नमक भर दें, पता लगा बेसिक तो कहीं है ही नहीं, वो नहीं चलेगा। इसके लिए सर अभ्यास की ज़रूरत है, करते करते समझ में आएगा कि कैसे करना है। और मगर आप कोशिश तो करिए सर, आप कोशिश करेंगे चीज़ें होंगी, और डेफिनेटली होंगी। अरविंद गौड़ भाई नमस्कार, क्या बात, वाह, सलाम। सुरेश जी नमस्ते। बलवान जी सो नाइस ऑफ यू, आपने ये दो चीज़ें लिख के मेरा हौसला अफजाई की है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जैसे थिएटर बेबाकी से चलता है, अगर बेबाक नहीं है तो वो थिएटर नहीं है। तो हमारे विचार में, हमारी बात कहने के अंदाज में भी बेबाकी होनी चाहिए। थिएटर हमें यही सिखाता है और थिएटर भी यही देना चाहता है, मगर हम कई बार पॉलिटिकल चश्मे पहन के उसको बेबाकी को ख़त्म कर देते कि कोई बुरा ना मान जाए, मेरा मास्टर जो सामने बैठ के देख रहा है वो बुरा ना मान जाए, तो हम अपनी बात छोड़ देते, कहते ही नहीं है। सुलभा आर्य जी नमस्कार, थैंक यू सो मच, आप आए, आप बात कर रहे हैं, आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। किसी मेरे और साथी का कोई सवाल हो तो आई एम रेडी, और मैं अभी पीछे भी जाकर देखता हूँ कि किसी और ने अगर कुछ पूछा हो। हाँ, प्रद्युम्न राज चौहान जी, आपने बिल्कुल सही बात बोले कि इंसानियत ये पहला धर्म है, आर्ट बगैर इंसानियत के नहीं हो सकती है। पहले इंसान होना ज़रूरी है, भगवान तो बाद में देख लेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। इंसान रह के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर उसको किसने देखा है? फिजूल में झगड़े करते फिर रहे हैं जी, मेरा ज़्यादा ताकतवर है जी, मेरा, अरे कुछ नहीं भाई, इंसान पहले बन जाओ, बहुत कुछ है। के ठाकुर जी नमस्ते। पार्थो जी नमस्कार। अरे सर मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसे ही बात करता हूँ, मगर आपने जो बोला है मेरे लिए सच में ये प्रेरणा है, और मुझे ये हिम्मत देता है और काम करने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा खरा उतरूँ आपकी चीज़ों पे। सर जी और कुछ किसी का आए तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वन साइडेड जब हो जाता है तो वो फिर मज़ा नहीं आता बात करने में, क्योंकि वो चीज़ें होनी चाहिए। ये सुदेश वर्मा जी पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट की कल्चर पॉलिसी क्या के बारे में आप क्या कहेंगे? कल्चर पॉलिसी के बारे में क्या कह गया? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कल्चर पॉलिसी के बारे में, मैं तो अपनी, मेरा विजन क्या है, मुझे किसी की पॉलिसी कोई लेना देना नहीं, ना इनके कोई मैं फंडिंग लेता हूँ, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी की मैं कोई फंडिंग नहीं लेता हूँ, यकीन मानिए। मैंने फ्रीलांसिंग में जो कमाया है, या थोड़े बहुत जो मैंने छुटपुट फिल्में की हैं उनसे जो पैसा मिला है, या जब मैं नौकरी करता था उससे थोड़ा पैसा आता था, तो एक 10वां हिस्सा बचा के हर महीने कायदे से, घर में लड़ाई भी होती थी, कह रहे घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, अरे हो जाएंगे भाई। तो उस तरह से मैंने प्रोडक्शनें तैयार की हैं, उस तरह से लोगों के बीच में गया हूँ, मैंने फंडिंग नहीं ली आज तक, और मुझे परवाह भी नहीं कि गवर्नमेंट क्या कहती है, क्योंकि एक गवर्नमेंट आएगी वो अपनी तरह का एजेंडा रखेगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो अपनी तरह का एजेंडा रखेगी। फंड लूँगा तो काम अपने हिसाब का करूँगा, देना दें, नहीं देना मत ही दें, किसने आज तक लिया? और जितने सार ज़िंदगी के बचे हैं मैं अपने ही शर्तों पे करूँगा, मुझे नहीं परवाह इन सब चीज़ों की। गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में मैं क्या बोलूँगा, मैंने कभी आते पढ़ी ही नहीं उनकी पॉलिसी, तो बोलने की तो सर दूर की बात है, मैं नहीं बोलता उनके बारे में, क्यों बोलूँ जब मैं उनके चीज़ों को लेता ही नहीं हूँ अपने बारे में, अपने काम में। मेरे पास अपना विज़न है, ईश्वर ने मुझे इतनी थोड़ी सी समझ दी है,
थोड़ा सा आप लोगों का और गुणीजनों का, आप लोगों का काम से छोटे हैं चाहे बड़े, मैंने मगर बहुत कुछ सीखा है उनसे। जो थोड़ा बहुत आपके सानिध्य से मुझे जो प्राप्त हुआ है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना, मैं उसको देखता हूँ। बाकी किस चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। हम तो क्योंकि शहरों में पले हैं, हमने ज़्यादा कुछ देखा ही नहीं था। वो तो जब गांव में जाना शुरू किया अपने, और दादा दादी के पास, नाना नानी के पास जब जाना शुरू किया, तब पता लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर चूँकि ज़्यादातर हिस्सा मेरा शहरों में या कंटोनमेंट एरिया में बीता, तो मैं अनभिज्ञ था सब चीज़ों से। इसलिए जब वो काम करते, ऐसे लोग जब काम करते, तो स्पर्धा जागती है कि हाँ मुझे भी ऐसा करना चाहिए। पर जितना मैं शहर में रहा हूँ, मेरा शहर का भी अपना एक फोक है, मेरे जो अपने गली मोहल्ले मेरे पास के, वो भी अपने अपने फोक है। जहाँ ये मेरे दुकानदार भाई, मेरे सब्जी वाले, मेरे ठेले वाले, मेरे दोस्त, ये जो है ना, ये भी फोक है एक तरह का। तो ये अपना है, अपनी मिट्टी की बात है। तो मैं कतई ये नहीं कह रहा कि एक सा रंग बनो, आप अपने कलर में रहिए, हम अपने कलर में रहें। आइए कलर का आदान प्रदान करें और चीज़ों को लें, मगर अपनी हो। और फिर मैं कहूँगा कोई पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं, हमारी अपनी चीज़ों में बहुत कुछ है। सर ये कौन, किसने पूछा है? सुमित शर्मा जी। सर प्लीज़ थ्रू सम लाइट ऑन लाइट डिज़ाइनिंग, लाइट डिज़ाइनिंग एंड लाइटिंग। जी मैं ज़रूर इस बारे में बात करूँगा। देखिए सर, ऐसा है कि बीइंग ए डायरेक्टर, क्योंकि मैं बेसिकली तो आई एम ए डायरेक्टर, और डायरेक्शन करते हुए जब मैंने लाइटिंग को भी लिया, क्योंकि हमारे पास अन्य चीज़ों की सुविधाएं कम होती थी, तो मिनिमम लाइट जब हमें मिल ही जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं अपना जो काम कर रहा हूँ, मैं उसमें लाइट डिज़ाइन को थोड़ा एक अंग बनाऊँ, जिससे मैं एटलीस्ट एक ऐसा अम्बियांस क्रिएट करूँ कि जो दर्शक को लगे कि हाँ हम उसी टाइम और स्पेस में हैं। तो उस तरह से देखना शुरू किया। सर लाइट डिज़ाइनिंग इज़ ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और बस मैं एक बात बोलना चाहूँगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेरे नज़रिए में, जिसको मैं अपना मूल मंत्र मान के चलता हूँ कि अगर डार्कनेस है तो ही उजाले का कोई स्वरूप हमारी समझ में आता है। यदि अंधेरा नहीं है तो उजाले का कोई मतलब नहीं है। ये डार्कनेस है जो बहुत कुछ उजाले को देकर जाता है। मीन्स हाउ मच टू शो एंड हाउ मच टू हाइड। जब ये आप थोड़ा समझ जाएंगे, करत अभ्यास करने से हो जाएगा कि मुझे कितना दिखाना है दर्शकों को, कितना भी छुपाना है। उस अंधेरे में भी बहुत कुछ है जो जनरली हम सुनते हैं यार तो डार्क है। अरे नहीं भाई, डार्कनेस की अपनी एक लैंग्वेज है। लाइटिंग समझनी है तो आपको डार्कनेस को समझना होगा। अगर आप डार्कनेस को समझ गए, उसके मैजिक को समझ गए, तो लाइटिंग बहुत आसान हो जाएगी, डिजाइनिंग बहुत आसान हो जाएगी। इतनी आसान कि आप कहेंगे अच्छा ये मैजिक है। भाई वो डार्कनेस ही तो है जो मुझे उस लाइट का मैजिक दे रहा है। आप खुद सोचिए, इतने बड़े दोपहर में मैं कहूँ जी मैं लाइटिंग कर दूँ तो हो जाएगा क्या? संभव नहीं। आपको अंधेरा चाहिए। सो अंधेरे के महत्व को पहचानिए, लाइटिंग समझ में आ जाएगी, डिज़ाइनिंग समझ में आ जाएगी। और मेरे लिए तो ये कैनवस है। मैं आप भी कहता हूँ, मैं अपनी किताब भी लिख रहा हूँ ऑन लाइटिंग, माई एक्सपेरिमेंट विद लाइटिंग। उसमें मैंने जिक्र किया है कि स्टेज मेरा कैनवस है। उस कैनवस पे मैं किस तरह की पेंटिंग बनाता, बिकॉज ड्राइंग मेरा एक सब्जेक्ट आता, तो ये जितने स्पॉट्स लगे हैं और उसमें जो मैं जेल्स डालता हूँ, ये मेरे कलर्स हैं, वो एंगल्स, और ये जो मेरा डिमर बोर्ड है जो मेरा चैनलाइज करता हूँ जिससे मैं, ये मेरे स्ट्रोक्स हैं। तो मैं किस तरह की लाइव पेंटिंग बनाता हूँ, या किस तरह की लाइव पेंटिंग मुझे उस पर्टिकुलर टाइम में चाहिए, बिकॉज इट्स ए मूविंग लाइव पेंटिंग, तो मैं तो उसको कैनवस मान के चलता हूँ। जब आपका ये दृष्टिकोण हो जाएगा कि कैनवस कैसे काम करता है, तो समझ में आएगा कि हाँ हमें करना क्या है। ठीक है, तो लाइटिंग
तब समझ में आएगी, डिज़ाइनिंग तब समझ में आएगी। तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, ट्रायल एंड एरर मेथड है, फेलियर होंगे मगर चीज़ें हाथ में आएंगी। हाँ जी, पारुल मिश्रा जी, ये आपने पूछा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डांस एंड ड्रामा। मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि डांस अपने आप में बहुत बड़ा ड्रामा है, और चूँकि भाव की जो बारीकियाँ अपने अंग संचालन के लिए, अपने मुद्राओं से, अपनी चीज़ों से, अपनी चाल से, अपनी खनक से जो आप लोग करते हो शायद हम नहीं कर पाते हैं। आपका बहुत बारीक काम है और कमाल का काम है आपका, क्योंकि डांस, मैं पारुल जी आपको मैं पहचानता हूँ, आप कथक की नृत्यांगना, बड़ी नोटेड नृत्यांगना है। आपका काम तो मैंने देख रखा है, और जितना देखा है, जितना ज़्यादा नहीं देखा मगर जितना मैं जानता हूँ आपके बारे में, ड्रामा तो कमाल का है। बल्कि यकीन मानिए, हम आज उस चीज़ को रिग्रेट करते हैं। कभी हम जाते हैं एनएसडी में, तो पहले कथक केंद्र एनएसडी में ही था, और गाहे बगाए जैसे हम आधी रात को भी अपना काम ख़त्म करके जाते थे, तो महाराज जी की क्लासेस या किसी गुरु की क्लासेस, कभी म्यूज़िक की या डांस की चल रही होती थी। यकीन मानिए, जो रिदम का सेंसिबिलिटी आप लोगों ने चाहे अनचाहे, गाए बगाए हम लोगों को दी, वो आज का जो एनएसडी का जो स्टूडेंट है, महरूम है उस सब चीज़ों से। जो आपका म्यूज़िक हमें चलते हमारे कानों में पड़ता था, भले उस समय हम कभी हंसते थे, अरे मगर वो बहुत कुछ हमें दे गया, हम आज उसी का खा रहे हैं। तो हमारा सम्मान तो ड्रामा और डांस का तो यूं है, चोली दामन का साथ है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक्टर काम करता है, एक्टर की जो मूवमेंट होती है, भाई डांस एक खास तरह की मूवमेंट है, एक बंधी हुई मूवमेंट है, और ड्रामा में जो ये मूवमेंट है थोड़ी सी खुली मूवमेंट है तो वही। हम अक्सर स्टेज पे नाच ही तो रहे होते हैं, एक्टर और क्या करता है, एक्टर यही सब कुछ करता है। तो डांस बहुत कुछ देता है, डांस की जो सेंसिबिलिटी है वो ड्रामा के अंदर आती है। हमारी तो अपनी मैम थी जो अपने आप में कुशल डांसर भी थी और कुशल सिंगर भी हैं, तो उन्होंने तो हमें बहुत कुछ दिया, और अब समझ में आया कि नहीं नहीं, ये अलग नहीं है, ये हमारी। और आपको एक बात मैं आज कहना चाहूँगा कि नाटक अपने आप में अकेला कोई चीज़ नहीं है। पेंटिंग है, पोएट्री है, टेक्स्ट है, आपका डांस डिफरेंट तरह के हैं, मूर्ति कला है, म्यूज़िक है, सिमुलेशन है ड्रामा थिएटर जो है। हम सबको कहीं ना कहीं एसिमुलेट करते हैं, सबको कहीं भुला लगाते हैं। हाँ, किसको कितना रखना है इस बात का ध्यान रखना है, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि कितना किसको कितना डालेंगे, तो कितना चाहिए हमें। ये नहीं कि सारा भर दिया, नहीं, वो हमें तय करना पड़ेगा, वो हर क्रिएटिव आदमी को तय करना पड़ेगा कि कितना रखना है और कितना नहीं रखना है, तो उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो हमारा तो डांस के साथ चोली दामन का साथ है। जगदीप दुबे जी, आप पूछ रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों ने ऐसी बात है कि क्या हमारे फोक, हमारा विरसा, रंगमंच, नाटक खतरे में है। सर, आज नहीं तो कल खतरा हो जाएगा। ये बता दिए कि हमारा फोक, रंगमंच और हमारा विरसा जो है कितने लोग कर रहे हैं, आप खुद जान जाइए ना। आज आप कर रहे हैं, आपसे पहले बहुत सारे लोग करते। ये गिनती तो आपको गिननी है, आपको सजग रहना है। क्योंकि मैं जो खतरा देख पा रहा हूँ, जो भाव पर, रंगमंच खत्म नहीं होगा, मैं पहले भी कह रहा हूँ खत्म नहीं होगा सर वो, मगर विभत्स जरूर हो जाएगा। हमें उस चीज़ से बचना है, और उस चीज़ से हमारी जिम्मेदारी कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसको इंटैक्ट रखूँ। दूसरे भी चलें, बढ़ें आगे, हमें कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं अपनी चीज़ों को छोड़ूंगा नहीं, उसको भी लेकर चलूँगा। क्योंकि मेरी आने वाली पीढ़ियाँ कल को मुझसे पूछेंगी कि आपने हमें क्या दिया। आज अगर हम कारन जी को नतमस्तक होते नाम आते, या हबीब जी को नतमस्तक होते हैं, या जितने भी हमारे पुराने टीचर्स और जो लोग रहे हैं कलाओं में अलग अलग क्षेत्रों में, उनको जब हम नमस्कार करते हैं तो इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरा घर भर दिया, इसलिए कि
वो मुझे इतना कुछ दे के गए, इतना कुछ भर के गए हैं, इतना कुछ मुझे विरासत में दे गए हैं कि मैं उनका ऋणी हूं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो हमें गुच्छा मिला चाबियों का, ये हम आगे दे के जाएं। इस चीज को तो आपको थोड़ा समझना होगा, हमें थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। अरविंद कुमार जी आप पूछ रहे हैं, सर बाल रंगमंच पर प्रकाश डालकर कुछ बताएं, मुझे बच्चों के साथ रंगमंच करना अच्छा लगता है। सर मैंने बाल रंगमंच ज़्यादा तो नहीं किया, मैंने थोड़ा सा किया, मगर हाँ क्योंकि हमारी भावी ऑडियंस और भावी कलाकार बाल रंगमंच में से ही निकलेंगे। जो भी आज हमारे बीच जो लोग आ रहे हैं, आप देखिए कि बाल रंगमंच के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं। और अभी जो वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो बाल रंगमंच बहुत कुछ दे रहा है, एक नया दृष्टिकोण बच्चों के अंदर आगे बढ़ने का, अपनी चीज़ के अंदर जिसका पैदा करने की चीज़ें दे रहा है, और एक कॉन्फिडेंस दे रहा है, एक पर्सनैलिटी बिल्डअप कर रहा है। तो ये हमें करना है। मगर जो लोग ज़्यादातर अब बाल रंगमंच कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी कंसल्ट करें, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत किया है। हाँ, आज मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि आज़ादी से पहले एक शख्स ऐसा था एजुकेशन के अंदर, जिसने रंगमंच की महत्ता एजुकेशन के अंदर समझी, बाल रंगमंच की समझी। उसका नाम था गिजू भाई वधेका। गांधी जी के समय के थे वो, और उन्होंने ब्रिटिशर से चैलेंज लिया था कि आई विल चेंज द सिस्टम। आप उनको ज़रूर पढ़िए अगर आप सफल बाल रंगमंच करना चाहते हैं। ये अपने भोपाल में जो चकमक वाले हैं, जो मैगजीन निकालते हैं बच्चों के लिए, ये काफ़ी कुछ वधेका जी की दी हुई आइडियोलॉजी और उनकी बात पे का मतलब उनका अनुसरण करते हैं। आप ज़रा उनको ज़रूर पढ़िए। अध्यापकों के लिए उन्होंने एक बुक लिखी है, और अपने परिवार कैसा रहे उनके लिए किताब लिखी है, और दिवा स्वप्न करके एक नावल लिखी है, उसको आप ज़रूर पढ़िए। बाल रंगमंच करना तो ये ज़रूर पढ़िएगा, आपको अपनी रूट्स के बारे में पता लगेगा, और किस चीज़ को लेकर वो बाल रंगमंच के दृष्टिकोण में बढ़ाना चाह रहे थे कि एजुकेशन के अंदर कैसे समावेश हो। तो सर ये आप थोड़ा पढ़िए उसके बारे में। और कोई मेरा साथी कुछ मुझसे पूछना चाह रहा हो, क्वेश्चंस और आ जाएं तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ जी राजेंद्र भगत जी, ये बात तो सच्ची है कि नीरज जी जम्मू में सबसे अधिक मेहनती कलाकार और प्रसिद्ध भी हैं, और वाकई और बातचीत में बहुत कमाल के लोग हैं, और बड़ी सारी बातें हुई हमारे बीच में। हाँ जी सर, नाटक के माध्यम से आय का साधन पूरा कैसे करें? बात तो बड़े पते की पूछी है आपको ना सर। राजेंद्र भगत जी जम्मू जर्नलिस्ट से। सर आपने बड़ा ही सटीक क्वेश्चन पूछा, और मैं जितनी मेरी समझ है मैं उतना ज़रूर बात करूँगा कि नाटक के माध्यम से आय का साधन कैसे पूरा करें। हाँ देखिए सर, जब हम अपने लोगों की बात करनी शुरू करेंगे तो लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे कि ये हमारी बात करता है भाई, और लोग आएंगे। और ये सच है कि नाटक में आय का साधन, क्योंकि मैं भी बड़ी मुश्किल से करता हूँ, और मुश्किल होती है कभी कभी, क्योंकि लोगों को रंगमंच तक खींच के लाना, अगर हम फूहड़ चीज़ें दिखाएंगे तो जो आज आ रहा हो कल नहीं आएगा। और मैंने देखा कि दिल्ली में दर्शकों की भारी कमी हुई है। हाँ, फूहड़ नाटक दिखा लो तो तुरंत वो मतलब 10,000 की टिकट भी ले लेगा। यहाँ भोंडी सेक्स कॉमेडीज होती हैं, और सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो एडवांसमेंट के नाम पे कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं, मगर आय तो ज़रूर होती है, मगर वो अब आय कैसे होगी आप समझ सकते हैं। क्योंकि हमें फूहड़ पर नहीं परोसना, हमें अपने लोगों के बीच में जाना है। और देखिए सर, हर जगह का अपना एक हिसाब होता है। आज दिल्ली में जिस हिसाब से टिकट बिकती है, या जो एक आदमी ले लेता, ज़रूरी नहीं कि जम्मू में या उस जगह पे ले, या किसी और जगह पे हिंदुस्तान में। आपको वहाँ के लोगों का हिसाब किताब देखते हुए टिकट के रेट तय करने हैं, मगर लीजिए ज़रूर। ये जो हम लोगों ने, और दिल्ली में तो हमने अपना बेड़ागर्क खुद ही किया कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो बहुत सारा पास बांटने की जो परंपरा
चली और हमारे बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स, जो एक बड़ा तबका था, उनको लगता था कि उनको हम टिकट बेचेंगे तो उनकी इंसल्ट कर रहे हैं हम उनसे टिकट पूछ के। तो उनकी इन्होंने जो आदत बिगाड़ दी है, ये पास की जो परंपरा है, इससे हमें निजात पानी होगी। भले आप 5 रुपये लें उससे, टोकन मनी, मगर ले जरूर, क्योंकि रातों रात महल नहीं खड़ा होगा, मैं भी जानता हूँ। जहाँ थोड़े ऑडिटोरियम में मिल रहे हैं, हम सरकार से बात करके या वहाँ के जो जो भी लोग हैं करता धरता, थोड़े रेट कम कराएं। थोड़ा मुझे लगता है हमें अपने संसाधनों में भी कुछ चीज़ों की कटौती करनी पड़ेगी। कटौती इसलिए है कि हम कई बार बड़े बेफजूल काम डिज़ाइन दिखाने के चक्कर में, अगर कहीं से कोई आदमी डिज़ाइन देख क्या है वो अपने लगाएगा। अरे भाई, वो आदमी जो डिज़ाइन कर रहा था उसके पास उतना पैसा होगा। हमें अपने संसाधनों में, अपनी चीज़ों में क्या करना है ये हमें तय करना है। वो भी हम थोड़ी कमी, क्योंकि देखिए बूंद बूंद से किसी एक साधन से पैसा पूरा नहीं होता है, ये हमें करना पड़ेगा। टिकट बेचनी पड़ेगी। केवल चंद लोगों की ये जिम्मेवारी ग्रुप में नहीं होती कि वो टिकट बेचे, ये पूरे ग्रुप की जिम्मेवारी होती है। चाहे 5 रुपये की टिकट हो, 10 रुपये की टिकट हो, मगर रखो जरूर, है ना। फिर जब आप, जैसे पुराना हमारा, हमें तो याद है कि जब हम अम्बाला में नाटक करते टिकट रखते थे, उस समय 5 रुपये बहुत मायना रखता था, मगर हम 5 रुपये की टिकट रखते थे। और कुछ लोगों से हम चंदा लेते थे जिनके लिए हम ब्रोशर छापेंगे, और तो ऐसी कोई हम प्रेस ढूंढते थे जो हमें सस्ते में ब्रोशर छाप दे। उनमें उन लोगों के एड्स वगैरह लेते थे, वो भी एक आय का साधन हमारा होता था। और कई बार तो ऐसा भी हुआ, हमने देखा कई जगह ये लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए। जैसे मैंने जबलपुर में देखा कि नाटक के बाद कुछ लोग अपना छोटा सा पिगी बैंक लेके खड़े हो जाते हैं, लोग से हाथ जोड़ते हैं, बोलते मुँह से कुछ नहीं है, तो जो 5 रुपये 10 रुपये है, जिसका जैसी श्रद्धा हो डाले, क्योंकि हमें शर्म नहीं करनी है इसके लिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, हम कोई मुफ्तखोरी नहीं कर रहे हैं। तो उनकी शर्माना नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा। और मांगने में कुछ नहीं जाता है, हमें मांगना चाहिए। 5 रुपये का टिकट, 10 रुपये का टिकट, जितना भी जहाँ की ज़रूरत है उस हिसाब से लगना चाहिए। यही एक माध्यम है सर। वरना फिर सरकार से जो लोग लेते हैं, ग्रांट लेते हैं, आप ग्रांट लेके दीजिए, मिलती है तो लेनी चाहिए, मगर फिर केवल उन्हीं के भाषा मत बोलिए। थोड़ा अपना भी कहीं, जिसे कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी हमें कायम रखनी पड़ेगी, बात बोलनी चाहिए, और बेबाकी से बोलनी चाहिए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलनी चाहिए। 2 मिनट के अंदर नाराज तो होगा, जान तो नहीं ले लेगा आपकी, और किसको डर है इस बात का। अगर आप सच्चे हैं तो लोग आपकी जगह, लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो इस तरह से, बाकी मैं तो इसी तरह से सर करता हूँ, मुझे इतना ही मालूम है, इससे ज़्यादा मैं कुछ जानता नहीं। और कुछ, प्रहलाद जी नमस्कार, नीरज जी नमस्कार, और कौन है, जिप्सी जी नमस्कार, और कोई बच गया हो तो मुझे बताइएगा। स्वदेश वर्मा जी नमस्कार। सर और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बोले। हमारे पूर्वज जो भोजन करते थे वह भोजन हम करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, उसी तरह रंगमंच भी। वाह भौमिक जी, एक बात तो बता दूं कि हमारे पूर्वज बड़ा, आप पता नहीं आपने, मतलब मैं उसको किस तरह से ले रहा हूँ, मैं किस तरह जवाब, मुझे नहीं पता, मगर हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे पूर्वज बड़ा ही पौष्टिक भोजन करते थे, बड़े संयम से रहते थे, क्योंकि भोजन का था संयम ज़रूरी है, और नाटक में भी संयम ज़रूरी है। वो रंगमंच हम करें तो, हम करेंगे तो चीज़ें होंगी, करके तो देखिए सर। और वो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा, क्योंकि इसका भी तो, इसको भी स्वस्थ रखना बड़ा ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी को भी ये स्वस्थ माइंड दे के जाना है। जितना आज हम गंद घोलेंगे उतना दुगना आगे घोलते हैं, और ये सच है। और मैंने तो अपने आसपास होते हुए देखा है, और हमारी गलतियों की वजह से भी, इवन मेरे अपने नाटकों की वजह से भी जो क्षति बीच में हुई है लोगों के बीच में, मुझे और मेरे नाटकों को और मेरे कैरियर को, मुझे पता है इस बात का। इसके बाद मैं संभला कि नहीं 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 नहीं, ये मुझे नहीं करना है, मुझे अच्छा काम करना, मैं ढंग का रहना है,
स्वस्थ चीज़ें करनी, अच्छी चीज़ें करनी, साफ बोलूँगा, बेबाकी रखनी है। तो उसी तरह रंगमंच भी रहेगा सर, वो होगा, हम करें तो। और हाँ अरविंद जी, मैं आपका नंबर ले लूँगा, आप मेरा नंबर ले लीजिए, और मैं बिल्कुल आपसे बात करना चाहूँगा। आप जब बात करने बेबाक होकर कभी बात कर सकते हैं, नाटक वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ किताबें सजेस्ट कर दीजिए जिन्हें हम पढ़ सके, रंगमंच का ज्ञान बढ़ा सकें। तो आप किस तरह की किताबें पढ़ना चाहेंगे, इंडियन या वेस्टर्न? नाट्यशास्त्र तो पढ़िए ज़रूर, कुछ नहीं तो एक बार ज़रूर पढ़िए, और हो सके तो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ है उसमें। क्योंकि उसमें जो बातें हैं वो अब मैंने जाना कि उसमें बहुत कुछ है। और जहाँ तक रंगमंच के ज्ञान बढ़ाने की बात है तो भाई साहब वेस्टर्न फिलासफी पढ़िए, स्टेनिस्लॉवस्की है ना, माइजनर है ना, चेखव है, माइकल चेखव का उनका सिस्टम है ना, ब्रेख्त का है, वो पढ़िए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको एक खुलापन मिलेगा विचारों में, ये बात है, वो गुरेज नहीं है, उनको आपका पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आप जितना हो सके लिटरेचर पढ़िए, हमारे पास बहुत भरा पड़ा है। अभी अभी राइटर्स में तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं दूर दिख रहे, मगर हाँ जो पहले के राइटर्स हैं, मुंशी प्रेमचंद से लेकर उससे पहले भी, आप देखिए भारतेंदु हरीशचंद्र पढ़ेंगे कितना मज़ा आएगा। आपको कहिए मॉडर्न वे में, टेक्स्ट वही रहे मगर बहुत कुछ आप कह सकते हैं। और टकेसर बाजी टकेसर खाजा कोई छोटी चीज़ नहीं है, बड़ा ज्ञानवर्धक है, बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करिए, आप पढ़िए जितना लिटरेचर, जितना पोइट्री आप पढ़ सकते हैं, है ना, हमारी अच्छी पोइट्रीज हैं। इवन ग्रंथ पढ़िए, धर्म ग्रंथ भी पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, कुछ दे के ही जाएगा वो आपको, मगर पढ़िए ज़रूर। मैं तो दीगर चीज़ें पढ़ता जो मेरे शायद रंगमंच से कनेक्टेड नहीं होती है। मैं कई बार साइंस जर्नल उठा लेता हूँ, मेडिकल जर्नल उठा लेता हूँ, और अच्छे चाव से पढ़ता हूँ उसको। मैं कभी कभी गुलशन नंदा भी पढ़ लिया मैंने, कई बार पढ़ा, और कई बार बहुत कुछ दे के भी गया। कन्नड़ रंजीत हमारे वक्त में, उनके एक नावल वाल आती थी कोई, कैप्टन हमीद और विनोद की, वही पढ़ा, वही बड़े क्या ड्रामेटिक होते थे। तो जब रंगमंच हम करते हैं तो ये चीज़ें बड़ा एकदम कौंदती हैं, वो सीन कौंदते हैं भाई। ज्ञान की बढ़ोतरी तो होती होती है, मगर अच्छा लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये भी पढ़िए, दीगर चीज़ें पढ़िए, क्योंकि ये भेद फिर आप में पैदा होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आज हो सकता है कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ज़रूर ये नहीं कि जो सब कुछ मैंने कहा है वो परम सत्य हो, वही ठीक हो। मेरा जितना ज्ञान जो मुझे पता है मैंने वो बात बोली है, आप उससे आगे जा सकते हैं तो आप जाइए, करिए, क्योंकि आप नई पीढ़ी की हैं, हमसे थोड़ा आगे हैं। मगर जो मेरे पास था, मेरे पास जितना समझ है मैं उतनी बात करता हूँ, वही दे रहा हूँ। हो सकता है मेरी चीज़ें कुछ गलत हो, कुछ चीज़ों को बुरी भी लगे, मगर मैं जो जानता हूँ, मैं जो करता हूँ, मैं वही बोलूँगा। तो आप पढ़िए और बहुत ज्ञानवर्धन होगा। बढ़िया, मैं तो बच्चों की किताबें भी, चंपक मैंने खूब पढ़ी। अभी भी मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं रंग में छोड़ के पहले वो पढ़ता था, बड़ा मज़ा आता था। चाचा चौधरी की नावलें बहुत, वो कॉमिक्स बहुत पढ़ी हैं मैंने, मैंड्रिक्स खूब पढ़ा है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अलावा इन सब चीज़ों के अभी भी मुझे दिख जाए तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। मुझे आज भी टॉम एंड जेरी उतना ही अच्छा लगता है, उतने चाव से थे। मेरे बच्चे कहते थे पापा आप तो बड़े, अरे भाई क्या मज़ा आ रहा है उसमें। वो आप करें, मज़ा लें, पढ़ें, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जो मेमोरी बैंक में चलेंगे, कभी ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ दे के ही जाएंगे। अब करिए तो। सर मैं बिहार से, अच्छा लगा आपको सुनकर, बहुत सुंदर बात हो रही है। प्रणाम, आपके प्रणाम सर, आप जुड़े हमसे, और प्रणाम। और सबसे ज़्यादा प्रणाम तो आपको
बलवान जी का और नटरंग जम्मू का करना चाहिए कि जो अलग अलग शख्सियत को और मुझको भी लाके आपसे रूबरू करवाया, मैं भी आपको जान पाया, क्योंकि पहला तो पड़ाव उनको जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हम रूबरू हो पाए हैं। तो और किसी की कोई बात हो तो आप करिए क्वेश्चन, तो मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हाँ सुदेश जी, आपने लिखा है अपकमिंग आर्टिस्ट को ये को कुछ कहेंगे। सर मैं तो जैसे मैं मेरे साथ जो रंगमंच में मेरे साथी जुड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं, कुछ कॉलेज वालों के साथ मैं वर्कशॉप करता हूँ, कुछ संस्थाओं के साथ मैं काम करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि पहले तो आप बिल्कुल ज़ीरो के आइए। ज़ीरो मतलब आप पहले ही रंगमंच में आएंगे, बहुत सारी प्रेजुडिसेस पाल के आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ भरा हुआ है। हमें ज़ीरो करना पड़ेगा, बिल्कुल सारी चीज़ें उतार के वो जो कनस्तर है वो खाली करना, क्योंकि एक्टर का शरीर या आर्टिस्ट का शरीर कनस्तर की होता है, नई चीज़ें आनी चाहिए उसमें। और जो पहले की चीज़ें उसके मेमोरी बैंक में डाल दीजिए, उसको थोड़ा किनारे कर दीजिए, नई चीज़ों को लीजिए, विचारधारा को आने दीजिए। सार सार को गहिरे और थोथा दे उड़ाए, हम लोग ये कहते थे, बचपन में पढ़ते थे कि जो सार सार है उसको ले लो, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसमें कूड़ा करकट भी आएगा, ले लीजिए। मगर आपके पास छाछ भी है आपके समझ का, वो छाछ से आप सार सार को गहिरे और थोथा फूक मार के उड़ा दीजिए। जैसे हमारी अम्मा गेहूं या चावल साफ करते हुए थोथे को उड़ा के फेंकती थी, तो वो उसी तरह ये सारी चीज़ें आने दीजिए। ज़ीरो करिए अपने आप को, ज़ीरो में चीज़ें आने दीजिए, लीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, उस पर विवेचना कीजिए, जो अच्छी चीज़ रखिए उसका रखिए, बाकी उतार के फेंक दीजिए, तुरंत फेंकिए। नो बैगेजेस, ज़िंदगी में बैगेजेस नहीं रखने की चीज़ के, किसी के प्रति भी। आप बैगेज रखेंगे, आप अपने अंदर एक जहर की थैली पैदा करेंगे, टॉक्सिक, जो आप ही को नुकसान देगा। उतार के फेंक दीजिए, हटाइए। बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में, अच्छी चीज़ें रखिए, करिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, बढ़िया काम होगा। क्योंकि अंततः कलाकार जो है वही दिखेगा, और ये आँखें बड़े कमाल की चीज़ होती है भाई साहब। आप भले ही शरीर से उल्टा सीधा कुछ कर लीजिए, मगर वो 1 सेकंड का भी भाव ऑडियंस आपको पढ़ लेता है। तो जैसा आप होंगे वैसा दिखेगा। तो क्योंकि ये मुझे लगता है कि आर्ट की साधना भी बिल्कुल एक सोल्जर की तरह है, कि जब तक आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार नहीं कर लेते हैं और अपने आप को ये मानते, क्योंकि हर सोल्जर जब आता है तो पता है कि एक गोली पे नाम लिखा है मेरा, वो कब लगेगी ये नहीं पता, मगर लगेगी ज़रूर सोल्जर जब आता है। इसी तरह नाटक वाला भी ये तय करके आया कि मुझे कई चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं कि सब हरा ही हरा हो, कभी बंजर भी मिलेगा, मुझे उसके लिए भी तैयार रहना है। मगर मैं मनसा वाचा कर्मणा से इसके साथ जुड़ा हूं, तो मैं जुड़ा हूं और मैं इसको करूंगा। ये कमिटमेंट मांगता है, ये प्योरिटी मांगता है, प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड। तो बच्चे जितने नए आने वाले अगर कलाकार अपने को रखेंगे, देखिएगा कि आप में फिर करने की ललक जागेगी। और मैंने ये अपने जो लोग मेरे साथ जुड़े थे स्टूडेंट्स, मैंने उनमें ये ड्रामेटिक चेंज होते हुए देखा है। इसलिए नहीं कि मेरे साथ जुड़े थे, बाहर वाले भी जब आते थे उनके साथ भी किया है, जब बाकी कोई भी लोग जो काम करते हैं उनके साथ भी देखा, तो ऐसा हुआ। तो पढ़ें, खूब पढ़ें, जल्दबाजी ना करें, पेशेंस रखें, क्योंकि नाटक पेशेंस मांगता है, रंगमंच पेशेंस मांगता है। तो थोड़ा जुटना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा आपको। हाँ जी, पार्थो जी धन्यवाद, आयश आरिफ जी धन्यवाद। अगर आपको इंस्पिरेशन लगी तो ये मेरी खुश नसीबी है कि मेरी बातों से थोड़ा सा
मुझे बल मिलता है, मुझे हौसला मिलता है काम करने का। मुझे लगता है कि मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको लैंप पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है लाइफ के अंदर, कि वो आपके साथ तो नहीं चलता है, मगर आपका आप जैसे दोस्त है कुछ दूर तक आपको रोशनी ज़रूर देते हैं। तो यही एक साथ चाहिए होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बलवंत जी, अनिल जी, नीरज जी, धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू। कभी आपसे रूबरू मुलाकात होगी तो और भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।